कि आईटीआर जब अपन फिलिंग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे पहले से तैयारी हो सके, तो कृपया इसके बारे में बताएं। जी सर। सर आईटीआर फाइल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की आईटीआर हैं। डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे.सी. जोरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज बहुत खुशी की बात है, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोल्डन स्टार के रूप में श्रीमान सौरभ चौधरी जी, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं गाजियाबाद में, और बहुत लंबे समय में टैक्सेशन पर ये वर्क कर रहे हैं। आईटीआर की फाइलिंग और अन्य वर्क ये कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं सबकी। तो आज हम ये सब जानकारी आपको प्रदान करना चाहेंगे कि इस वर्ष 2025 में आईटीआर कैसे फाइल करनी है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट सेविंग्स हम जानकारी आपको देना चाहेंगे जिससे टैक्स में सेव किया जा सके, कैसे हम लोग टैक्स से बच सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय सौरभ चौधरी जी, तो हम सर्वप्रथम इनका स्वागत करेंगे, माननीय सौरभ चौधरी जी का। और माननीय महोदय, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन प्रदान करें प्लीज। थैंक यू सर। मेरा नाम सौरभ चौधरी है। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2018 में अपना एग्ज़ाम पास किया था सर, और उसके बाद मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। मैं अकाउंट्स में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में, जीएसटी, इनकम टैक्स, हम लोग इसमें डील करते हैं। बहुत बढ़िया। और आज तक हमको लगभग 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जी। और मैं सीए के साथ साथ मेरी एमबीए फाइनेंस की भी क्वालिफिकेशन है मेरे पास जी। सो डियर फ्रेंड्स, माननीय चौधरी साहब से हम पहला क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आईटीआर क्या होता है और इसको फाइल करना क्यों जरूरी है, प्लीज सर। जी सर। सर आईटीआर की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न, और ये पूरे साल की वो समरी होती है जिसमें हमने जितनी इनकम कमाई है, जितना टैक्स दिया है, और जो हम डिडक्शन लेंगे जब आईटीआर फाइल करेंगे उसकी एक समरी होती है जी। ये फाइल करना इसलिए जरूरी है, या उनको जरूरी है, जैसे मैंने बताया था कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से जिनकी इनकम ज्यादा हो जाती है उनके लिए जी, या जिनको रिफंड क्लेम करना है, या जिनको वीजा प्रोसेस कराना है, ओके, ये उनके लिए, सबके लिए मैंडेटरी हो जाती है। और इन केस आपने कोई शेयर्स का बाय या सेल किया है, बाय के केस में मैंडेटरी नहीं होती, पर अगर आपने सेल किया है, शेयर्स का सेल किया है, म्यूचुअल फंड का सेल किया है, या फिर अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करी है, ठीक है, तो ये ये इंसान के लिए मैंडेटरी हो जाती है अगर इन्होंने ये तीनों चीज करी है। जी जी। और अगर हम इनको नहीं फाइल करते हैं, देन सरकार हमारे पास एक पेनल्टी और एक उसको फिर वो बोलते हैं कि आपने टैक्स चोरी किया है या उसको दिखाया नहीं है जी, जी। उसके फिर लीगल कंप्लायंसेस अलग से स्टार्ट सरकार कर देती है। ओके। तो सौरभ जी की आईटीआर जब अपन फिलिंग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे पहले से तैयारी हो सके, तो कृपया इसके बारे में बताएं। जी सर। सर आईटीआर फाइल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की आईटीआर हैं। अगर मैं बोलूँ अगर किसी की सैलरी है तो सैलरी के केस में उनको फॉर्म 16 चाहिए होगा अपने एम्प्लॉयर से। 16, जी।
और अगर किसी की इंटरेस्ट है तो उनको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। राइट। किसी की पेंशन है, उनको अपने पेंशन एम्प्लॉयर से पेंशन का फॉर्म चाहिए होगा जी। अगर किसी की शेयर्स की इनकम है, उनको अपना शेयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा ब्रोकर से। ठीक है। एंड इसके बाद किसी की प्रॉपर्टी का केस है तो प्रॉपर्टी के सेल्स के पेपर चाहिए होंगे। जी जी। और अगर किसी ने ये सब नहीं है और खाली अपने नाम पे बिजनेस कर रहा है, हमको उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जिससे हम उनकी इनकम और एक्सपेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो चौधरी जी, दर्शकों की तरफ से दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि किसी व्यक्ति के पास फॉर्म 16 नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या उसका ITR फिलिंग की जा सकती है? तो कृपया इसके बारे में बताएं। जी सर, ऐसे काफ़ी केसेस हर साल होते हैं जी कि एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल पाता है कभी कभी जी। तो उस केस में मैं सब एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ कि उन पहले अपनी सैलरी स्लिप कलेक्ट करें जी पूरे साल की। ठीक है। फिर हमको टैक्स पेड बताएं जी। कितना वो ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। राइट। और उसके बाद सरकार की तरफ से दो चीजें और होती हैं चेक करने के लिए। एक होता है 26 AS जिसको 26 AS बोलते हैं। ठीक है। और एक होती है एनुअल इनकम स्टेटमेंट जिसको AIS रिपोर्ट बोलते हैं। ओके। जिसमें जिस भी एम्प्लॉय ने जितना कमाया है वो इन दोनों रिपोर्ट में जनरेट होके आ जाता है। अगर इनकेस फॉर्म 16 मिस हो जाता है तो ITR फाइल हो सकती है। वो 99% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, बट फॉर्म 16 मैंडेटरी इसलिए होता है कि वो सरकार इशू कर रही है और सरकार उस फॉर्म 16 को एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मानती है, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है। जी सर। ओके। तो कृपया बताएं कि ITR 1, ITR 2 इस तरह से अलग अलग फॉर्म हम लोग देखते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो कृपया इसके बारे में जी सर, आप दर्शकों को बताएं। जी सर। सो ITR में सर बेसिकली टोटल 7 फॉर्म होते हैं जी। ITR 1, 2 और ऐसे 7 तक होता है ITR 7। ठीक है। ITR 1 होती है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए जिनकी सैलरी 50 लाख से कम होती है। ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम के लिए जिस एग्रीकल्चर इनकम 5000 से पूरे साल में कम होती है। ठीक है। और इस साल से एक नया चेंज आया है कि जिसकी शेयर्स की इनकम 1,25,000 से नीचे है जी। वो भी ITR 1 फाइल करेगा। ओके। अब आते हैं ITR 2 पे। ITR 2 वो फाइल कर सकता है जिसकी सैलरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है। जिसकी शेयर्स की इनकम है 1,25,000 से ऊपर। ठीक है। एंड पेंशनर लोग भी कर सकते हैं ITR 2 को फाइल जिनकी इनकम, अगर पेंशन वैसे कभी रेयर केसेस में 50 लाख से ऊपर कभी नहीं जाती है तो ITR 1 में पेंशनर फॉल हो जाते हैं। ओके। अब मैं आता हूँ ITR 3 पे। ITR 3 होती है उन बिजनेसेस के लिए जिनको बुक्स बनाना मैंडेटरी नहीं होता। बुक्स का मतलब जिनको प्रॉफिट एंड लॉस और अपनी बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी नहीं होता जी। फिर हमारे पास एक ITR 4 आता है। ITR 4 में बिजनेस इनकम एक साथ आ सकती है, उसमें सैलरी भी आ सकती है और उसमें इस साल से शेयर इनकम भी आ सकती है। ठीक है। अगर वो शेयर इनकम 1,25,000 से नीचे है। ओके। ये बेसिकली 1 से 4 इंडिविजुअल लोगों के लिए फॉर्म यूज होते हैं। ठीक। अब हम आते हैं 5, 6, 7। 5 होता है हमारा LLP कंपनीज के लिए या पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। ठीक है। 6 होता है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए और 7 होता है हमारा ट्रस्ट, NGOs और सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। ओके। तो डियर फ्रेंड्स, इस बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार ITR फाइल कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया ली जाती है, प्लीज। जी सर, जो इंसान या जो व्यक्ति पहली बार ITR फाइल कर रहा है तो मतलब उसका ये हो गया कि वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा कमाने लगा है जी। जब वो तय हो जाता है कि वो ज्यादा कमाने लगा है तो पहले एक लॉगिन ID क्रिएट उसको करना होता है इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर जी। जिसके लिए जरूरी होता है उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और उनका बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है। जब वो एक बार लॉगिन ID बन गया और उसके बाद उनके पैन नंबर, उनकी लॉगिन ID होती है, पासवर्ड वो अपना जनरेट करके कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद उनके पास पूरा इनकम का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि मैंने इस साल में इतना इतना इनकम कमाया है जी। और फिर उनका वही प्रोसेस नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है जैसे और लोग पहले से ITR फाइल करते आ रहे हैं। तो नया चेंज उनके लिए एक ही है कि उनका लॉगिन ID पासवर्ड नया क्रिएट हो जाता है। जी जी। तो सौरभ जी, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शकों की तरफ से करना चाहूँगा
कि करंट ईयर 2025-26 इसमें टैक्स स्लैब्स या टैक्सेशन के क्या नियम अभी सरकार ने तय कर रखे हैं, कृपया इसके बारे में बताएं। ओके जी सर। सर अभी दो स्लैब्स हैं हमारे पास डिफरेंट, लाइक दो रिजीम्स हैं, एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। ओके। तो सरकार ने अभी वॉलंटरी ऑप्शन दिया है कि आप दोनों में से किसी को भी एक को चूज कर सकते हैं। करेक्ट। अगर कोई न्यू रिजीम में जाता है तो उनका टैक्स ऐसे होगा जैसे 0 से 4 लाख तक उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है, फिर 4 से 8 5% है, 8 से 12 10% है, 12 से 16 15% है, और ऐसे ऐसे वो 30% तक जाएगा। ठीक है। इसमें टैक्स रेट कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड रिजीम, बट इसमें सरकार ने कुछ बेनिफिट्स हटा दिए हैं। जैसे ओल्ड रिजीम में हम लोग डिडक्शंस ले पाते हैं, राइट, HRA का ले पाते हैं, 80C में ले पाते हैं, PPF का, PF का, LIC प्रीमियम्स का, वो सब सरकार ने न्यू में से हटा दिया है कि आप ये सब कुछ क्लेम नहीं कर पाओगे। तो खाली न्यू रिजीम में दो ऑप्शंस हैं हमारे पास टैक्स बचाने के। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का मिलता है, और दूसरा एम्प्लॉयर NPS कॉन्ट्रीब्यूशन। खाली ये दो चीज हैं जो एक एम्प्लॉय न्यू रिजीम में अपनी सैलरी में से हटा सकता है। करेक्ट। बाकी उनको सब पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। एज कंपेयर टू ओल्ड में रेट्स कुछ ऐसे हैं, लाइक 0 से 2.5 कुछ भी नहीं देना है, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 15%, एंड 10 से 15 तक 20%, और ऐसे वो भी 30% तक जाता है। ठीक है। पर इसमें सरकार एक ऑप्शन एम्प्लॉइज को देती है कि आप 80C के अंदर जैसे LIC म्यूचुअल फंड का प्रीमियम का पैसा एंड आपका PPF हो गया, उसको 1.5 लाख तक ले सकते हैं। मेडिक्लेम अलाउड है यहाँ पे कुछ 1 लाख रुपए तक के, जैसे 25,000 अपने ले सकते हैं, 50,000 पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, तो ऐसे वो 1 लाख की लिमिट है। इसमें हम HRA भी क्लेम कर सकते हैं। अगर हम रेंट पे कहीं रहते हैं तो हम उस HRA को क्लेम कर सकते हैं। और एक इसमें ये भी चीज होती है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है उस पर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, वो भी 80C के अंदर काउंट होती है। तो कुछ एम्प्लॉइज ये भूल जाते हैं ये वाली चीज, कि वो सोचते हैं कि PPF ही मुझे पूरा करना है या मुझे PF ही पूरा करना है 1.5 लाख के लिए। अगर मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है तो वो उसको भी 80C में यूज कर सकते हैं। करेक्ट। तो सौरभ जी, थोड़ा प्रोसेस को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, और हम जानकारी चाहते हैं कि ऐसी क्या क्या सेविंग्स हैं जिससे किसी व्यक्ति को टैक्सेशन में लाभ मिल सकता है। क्या क्या सेक्शन है, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट उसको करना चाहिए, तो कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी सर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में एम्प्लॉइज के पास ऑप्शन होता है, लोगों के पास ऑप्शन होता है पैसा इन्वेस्ट करें, टैक्स बचाएं। जी। तो मैं उनकी कुछ बातें करना चाहूंगा। जो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मेरे पास होम लोन चल रहा है, होम लोन, हाँ, तो उस पे 2 कंपोनेंट EMI के अंदर जाते हैं, पहला इंटरेस्ट, दूसरा प्रिंसिपल। ठीक है। तो इसमें सरकार अलाउ करती है, अगर आपका साल का इंटरेस्ट 2 लाख है या 2 लाख से ज्यादा है जी, तो आप 2 लाख तक उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। मानो आपकी इनकम 20 लाख है और आपने होम लोन का इंटरेस्ट 3 लाख रुपए दिया है, तो 20 में से 3 नहीं 2 लाख रुपए लेस हो जाएंगे, 18 लाख पे टैक्स लगेगा जी। फिर इसी में से जो एक कंपोनेंट बचा प्रिंसिपल का, उसको मैं 80C में यूज कर सकता हूँ। 80C में टोटल अलाउड होता है 1.5 लाख का। ओके। हमारे पास में बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, PF, PPF, LIC, 5 साल वाले म्यूचुअल फंड, 5 साल वाली FDs, तो ये सबको मिला के 1.5 लाख तक एक एम्प्लॉय या एक इंसान कर सकता है। करेक्ट। उसके बाद हमारा एक होता है NPS। एक सरकार ने अलाउ किया कि 50,000 का NPS आप कराओ और उसको भी आप अपनी इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा होता है HRA। अगर आप रेंट पे रहते हैं एंड आप कोई रेंट पे कर रहे हैं और आपको कंपनी से HRA मिल भी रहा है, तो आप कंपनी को अपने रेंट एग्रीमेंट, रेंट प्रूफ्स और अपने मंथली जैसे पेमेंट डिडक्ट हो रहा है वो अपने एम्प्लॉयर को बताइए। वहां से आपको उसका बेनिफिट मिलता है फिर कि जितना आपने पे किया है उसमें से कुछ कैलकुलेशन होती है। वो भी थोड़ा टेक्निकल है, बट कैलकुलेशन होके निकलती है, वहां से उनका टैक्स का पैसा बचता है। करेक्ट। उसके बाद 80D होता है, यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस होता है। मैक्सिमम उसकी लिमिट 1 लाख तक होती है, वहां तक जा सकते हैं। जैसे खुद के लिए करा रहे हैं 25,000 तक मिलेगा, एंड डिपेंडेंट्स जैसे वाइफ है और बच्चे हैं उनको मिला के 50,000 तक है।
और अगर हम पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं और पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वो 60,000 मतलब 1 लाख तक हो जाता है। 50,000 अपने लिए, 50,000 पेरेंट्स के लिए। ओके। अब हम आते हैं न्यू रेजिम में। तो न्यू रेजिम में जैसा हमने पहले बताया कि सरकार ने न्यू रेजिम को लेके ही इसलिए आए थे कि उसमें टैक्स रेट्स कम हैं, तो उन्होंने डिडक्शंस का फायदा नहीं दिया वहां पे। ओके। उन्होंने खाली 2 डिडक्शन छोड़े हैं, एक 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ओके। और दूसरा हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस का है। ठीक है। खाली ये 2 वहां पे जा सकते हैं। तो ओके। इनके अलावा ज्यादा कोई ऑप्शन बचते नहीं है, पर थोड़ा सा अगर कोई स्ट्रेटेजिकली प्लान करे, जैसे अगर मैं आज मार्च एंड होने से पहले मुझे लग रहा है कि मैं 2.5 लाख के प्रॉफिट पे बैठा हूँ शेयर्स को सेल करने के लिए, ठीक है, बट मुझे लिमिट पता है कि 20% का टैक्स लग जाएगा अगर मैं इनको आज बेच दूंगा। करेक्ट। तो मैं एक ऐसे प्लान कर सकता हूँ कि 1,25,000 की फ्री लिमिट है शेयर को बेचने की, तो मैं वहां तक बेच देता हूँ इसी साल में, और फिर मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्लान कर लेता हूँ बाकी को बेचने के लिए। तो ऐसे करके हम 20% टैक्स को बचा के प्लानिंग कर सकते हैं। गुड। तो सौरभ जी, थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जब कभी व्यक्ति अपने आप से बिना किसी परफेक्ट व्यक्ति से सलाह के बिना वो ITR फाइल कर लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे उनकी जानकारी के लिए कि क्या आपके नोटिस में ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आई हैं जो लोग जल्दी कर देते हैं और उसको आप फिर बाद में करेक्ट करते हैं? जी सर, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन इशू है जो हर साल बहुत लोग करते हैं और सबके उनके साथ होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो गलती वो लोग करते हैं, एक गलती कॉमन ये है कि वो ITR फॉर्म को चूज करने में मिस्टेक करते हैं। ठीक है। कि उनको फॉर्म कौन सा फाइल करना है। ठीक है। दूसरी कॉमन मिस्टेक वो करते हैं कि अपनी सारी सोर्सेज की इनकम डिक्लेयर नहीं करते। राइट। उनको ये लगता है कि ये मैं इतना ही है और जैसे सैलरी आई तो मेरा ये ही है, बट उनको ये नहीं पता कि अगर आपके बैंक में कुछ FD, बैंक में कुछ पैसा चल रहा है या वहां से इंटरेस्ट मिलता है, आपको वो भी इनकम में दिखाना है। करेक्ट। आपको डिडक्शन ज्यादा नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने प्रीमियम 1 लाख का दिया है बट 80C की लिमिट 1.5 की है, वो फिल कर देते हैं 1.5 लाख। उससे कॉमन इशू फिर क्या निकल के आता है कि सरकार उनको नोटिस भेजती है जी। फिर वो क्या करते हैं कि सरकार ने टाइम दिया 30 डेज का, वो नोटिस देखना ही भूल जाते हैं या वो देखते नहीं है। फिर वो चीज कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, सरकार की टाइम निकलते जाते हैं और लीगल एक्शन बढ़ते जाते हैं। करेक्ट। जो चीज अगर वो टाइमली देख लें, सरकार ऑप्शन देती है, अगर आपने पहली बार मिस्टेक करी है उसको 30 दिन में रेक्टिफाई करके, अगर ज्यादा टैक्स देना है ज्यादा दे दीजिए, अगर कुछ इनकम कम दिखाई है दोबारा दिखा दीजिए, डिडक्शन कुछ कम लिया है ज्यादा ले लीजिए। ये सब सरकार ऑप्शन देती है। अगर वो चीज हमने अवॉइड करी, फिर सरकार हमको सोचती है एज ए डिफॉल्टर, एज ए पनिशमेंट के तौर पे हमारे पास वो पेनल्टीज लगाएगी, इंटरेस्ट लगाएगी, और वो पेनल्टी 200% तक जा सकती है। ओके। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए एक और क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का ITR फॉर्म लेट हो जाता है, समय पर वो उसको प्रोसेस को नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या क्या आगे पेनल्टी कहना चाहिए या क्या प्रोसेसिंग हो जाती है, तो कृपया इसके बारे में बताएं। जी सर, ये भी काफी कॉमन चीज है कि लोग ITR फाइल करना हर साल भूल जाते हैं। जी। तो उनके लिए सरकार ने ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप लेट फीस के साथ अपनी ITR फाइल कर दीजिए। ठीक है। अगर उसमें फिर लेट की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अगर आपने जुलाई के बाद दिसंबर तक फाइल कर दिया और आपकी इनकम 5 लाख से कम है, देन 1,000 रुपए की पेनल्टी है। अगर आपकी इनकम 10 से ऊपर है, 20 से नीचे ऐसी लिमिट है, उसमें 5,000 है। ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम लिमिट 10,000 की पेनल्टी है। वो आप पेनल्टी पे कीजिए और आप लेट अपनी ITR फाइल कर दीजिए। करेक्ट। अभी सरकार ने और भी ऑप्शन दिए हुए कि आप पिछले 2 साल जा सकते हैं वापस और 2 सालों की ITR फाइल कर सकते हैं। करेक्ट। बट उन 2 केसेस में सरकार ने 2 ऑप्शन रोक लिए हैं। एक ऑप्शन रोक लिया कि आप इसमें रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका पीछे लीगल रिफंड भी था और आपने वो लेट फाइल कर रहे हैं, तो आप ITR तो फाइल कर सकते हैं और आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। आप टैक्स जमा कीजिए, पेनल्टी जमा कीजिए और अपना एक लीगल डॉक्यूमेंट ITR को फाइल कर दीजिए। जी जी। उसमें आपको रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ओके। तो सौरभ जी, आप कृपया बताएं
कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा टैक्स भरा जाता है और वो ज़्यादा भर करके आईटीआर में एक्सेस शो होता है कि हमने पैसा ज़्यादा जमा करवा दिया सरकार को, तो वो उसका रिफंड कब तक मिल जाता है, कृपया इसके बारे में बताएं। जी सर ये भी चलता है, ये भी हो रहा है कि जिस केस में एम्प्लॉइज या जो इंसान आईटीआर फाइल कर रहा है वो टैक्स कभी ज़्यादा कट जाता है या वो ज़्यादा पे कर चुका है खुद से, तो जब वो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं उसी में वो अपनी इनकम दिखाते हैं, एक्सपेंस दिखाते हैं, डिडक्शंस दिखाते हैं जी। तो अगर उनका कटना चाहिए था लेट अज्यूम 10,000 बट कटा हुआ है 20,000, तो जो 10,000 है उनको सरकार ने टाइम दिया कि हम जब जिस दिन आप आईटीआर फाइल कर रहे हो वहां से 30 to 40 डेज में आपको रिफंड कर देंगे। अगर वो रिफंड लेट होता है तो सरकार उस पर 6% का इंटरेस्ट लगा के रिफंड करती है। जी। बट रिफंड का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं इलीगल रिफंड क्लेम करूं। ओके, लीगल शुड बी, मतलब जो रिफंड है वो लीगल वे में जाना चाहिए और लीगल वे में सरकार कभी रोकती नहीं है रिफंड को, हमेशा देती है। इंडस्ट्री में ये चलता है कि मेरा रिफंड नहीं आ रहा या मेरा रिफंड नहीं आ रहा, तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, इसलिए सरकार उसको होल्ड करके रखती है। करेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, बड़ी खुशी की बात थी कि हमारे साथ चौधरी साहब जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत सी बातें बताई और अंत में मैं इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन माननीय सौरभ जी से करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो टैक्स चोरी करते हैं या कभी कभी ऐसा छुपा जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या निर्देश या क्या संदेश देना चाहें, तो कृपया चौधरी साहब इसके बारे में बताएं। जी सर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है या चीज है, तो मेरा मैसेज हमेशा क्लियर रहता है कि टैक्स प्लानिंग की तरफ ज्यादा सोचें। ओके, टैक्स चोरी की तरफ कम सोचें। ठीक है, आप जितना टाइमली चीजों को प्लान कर पाएंगे उतना ज्यादा टैक्स बचा पाएंगे। तो बचाने से आप भी सेफ रहोगे। आपको कोई, अगर कल को आपने आज किसी चीज का इलीगल रिफंड ले भी लिया तो हो सकता है 4 साल बाद सरकार आपको दोबारा नोटिस भेजे और आपको उसके 200 प्लस पेनल्टी के साथ पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बेटर है बेटर प्लानिंग करें, मैनेजमेंट करें और एथिकल वे में टैक्स जो आपका बनता है उसको पे करें और आराम से अपनी चैन की जिंदगी जिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो माननीय चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए इतने बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, पूरे कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। और मैं डेफिनेटली इसमें मेरा विश्वास है कि हमारे जो दर्शक या हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो जुड़े हुए हैं इस वीडियो के साथ, तो डेफिनेटली उनको मैसेज आएगा और वो डेफिनेटली लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए, ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें एक टैक्स प्लानर के लिए, एक टैक्स फाइलर के लिए एंड इवन एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत जरूरी है। चीज़ों को फॉलो करना, टाइमली उनको मैनेज करना और एक बेटर एडवाइस और एक लीगल वे में एडवाइस देना, ये बहुत जरूरी है आज के इस इकोसिस्टम के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।